नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी जेईई 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मोस्ट ऑफ द जानकारी आप लोगों के पास होगी, बट ये वीडियो आप लोगों के लिए एसएससी जेईई 2024 से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में। आज यहाँ पे बात करूँगा जॉब प्रोफाइल के बारे में, वैकेंसी के बारे में, सैलरी का बाइफर्केशन एक्स सिटी, वाई सिटी एंड जेड सिटी में, साथ साथ कितने अलाउंसेस मिलते हैं, साथ में एग्जामिनेशन पैटर्न, प्रमोशंस, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट की बात करेंगे, लास्ट ईयर का कट ऑफ की बात करेंगे। मतलब अगर मैं बोलूं कि एसएससी जेईई 2024 का अगर आपको एक सिंगल वीडियो जिसमें सारी जानकारी हो तो वो आपका ये वाला वीडियो होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग देख रहे होंगे और जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाओ। और मैं भी आप लोगों के बीच में लाइव हूँ और आपको भी पता है कि शाम को 6 बजे मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त मैकेनिकल की क्लास देता हूँ। रात को 9 बजे आपका सिविल वाली क्लास होती है। तो एक बार आप लोग मुझे बता दो, ऑडियो वीडियो अगर सब कुछ एब्सोल्युटली फाइन है तो आज की चीज़ों को शुरू किया जाए और बिना समय गंवाए आज का हम शुरू करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि 2024 के लिए आप लोग बहुत अच्छे से तैयार होंगे, अपनी प्रिपरेशंस ज़बरदस्त करने के लिए तैयार होंगे। एक बार आप लोगों के बीच में अगर मैं कोई लाइव कमेंट नहीं भी दे पा रहा हूं, हालांकि कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर एक सवाल का जवाब दूं। अगर मैं आपका लाइव जवाब नहीं दे पाया तो आप लोग वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना। और आपके पास एसएससी जेईई 2024 का सबसे पावरफुल ऐप इंडिया का अड्डा 24/7 का नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मैं आपको लिंक लगवा दे रहा हूँ, या गूगल के प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करना है। लिंक से करोगे तो बहुत कुछ सहूलियत आपको मिलने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों के लिए। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं, इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसी आई है 968 आई है, राइट। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन ओपनिंग डेट 28 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल तक है। तो ये जो एप्लीकेशंस की हाईलाइट वगैरह है, सबसे ज़्यादा सस्पेंस पता है किस बात को था कि एग्ज़ाम का डेट चेंज होगा कि नहीं। तो एग्ज़ाम का डेट एज पर द शेड्यूल है, एग्ज़ाम का डेट में कोई चेंज नहीं किया गया है। जो मैं हमेशा इस बात को बोल भी रहा था कि एग्ज़ाम का डेट नहीं चेंज होगा यार, चाहे जो कर लो। अब मैं आपको बात करूं कि यहाँ पे इस बार 2024 में सबसे ज़्यादा सवाल होगा कि क्या यार नंबर ऑफ वैकेंसी जो 900 समथिंग आपको दिया हुआ है टोटल, क्या वही रहना है या फिर आपको चेंज होगा। तो देखो, अभी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का नंबर ऑफ वैकेंसी आउट नहीं हुआ है। तो अगर हम बात करें उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी होगी, लेटर ऑन एसएससी इन्फॉर्म करेगा। बट मेरे पास आरटीआई की रिप्लाई है जहां से मैं आप लोगों की जानकारी जरूर शेयर कर दूंगा कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी। हाय विश्वास शर्मा बेटा, अखिलेश, कुंदन, गुड इवनिंग बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग लाइव रहो। तो अब मैं नोटिफिकेशन के बाद में पहली बार सारी जानकारी आप लोगों के बीच में साझा कर रहा हूं, तो आप थोड़ा सा देखिएगा जरूर। चलिए, हाँ, ये देखिएगा आप लोगों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं। हाँ, अगर मैं बात करूं बीआरओ में, आपको भी पता है कि बीआरओ में सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर देखा जाए तो बीआरओ में है। सिविल इंजीनियरिंग की हमारा 438 वैकेंसी है और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की 37 वैकेंसी है। आपको भी पता है कि बीआरओ एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ हमारा मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा कौन सा मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी का बाइफर्केशन भी आप लोगों को दिया हुआ है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के मन में सवाल होगा, क्या बीआरओ, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा एलिजिबिलिटी को लेकर के, आप लोग चिंता मत करिएगा। हाँ प्रकाश, और उसके बाद यहां पे एक बार ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत सिविल में वैकेंसी है, 2 वैकेंसी यहां पे है। टोटल कितनी वैकेंसी है? 2 है यहां पे। अनरिजर्व कैटेगरी की टोटल वैकेंसी है। फिर उसके बाद सेंट्रल वाटर कमीशन में आपको भी पता है मैकेनिकल की 12 वैकेंसी है। सेंट्रल वाटर कमीशन सिविल में हमारा 120 वैकेंसी है। फिर उसके बाद सीपीडब्ल्यूडी में सिविल की हमारी इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी इस बार सीपीडब्ल्यूडी में 121 है और यहां पे सीपीडब्ल्यूडी में 217 है। सबसे ज्यादा सवाल बच्चे मेरे से जो पूछ रहे थे वो ये पूछ रहे थे कि यार इन डिपार्टमेंट्स की एलिजिबिलिटी क्या है, तो उस पर भी मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं। तो थोड़ा सा फास्ट करते हैं। तो यहां पे देखो, अगर मैं आपको बात करूंगा
तो यहां पे अगर मैं, एक सेकेंड रुकिएगा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा बोर्ड में, एक सेकेंड रुक जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पे अगर मैं आपको बोलूं तो यहां पे देखिएगा, एक चलो शानदार तरीके से यहां पे करते हैं बात आप लोगों से, ये देखिएगा। तो अब ये सेंट्रल वाटर सीपीडब्ल्यूडी का मैंने आपको बता दिया सारा का सारा। फिर उसके बाद आप लोग चर्चा यहां पे जरूर एक चीज का कर सकते हैं कि यार सेंट्रल वाटर कमीशन का भी आप लोगों को दिख गया कि सिविल में हमारी 2 वैकेंसी है। सेंट्रल पावर वाटर रिसर्च स्टेशन में इलेक्ट्रिकल में हमारी 2 वैकेंसी है, और सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में आपकी सिविल में हमारी 3 वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपको 3 वैकेंसी। तो इस बार कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो विगत 2-3 सालों से पार्टिसिपेट नहीं किए थे। तो कुछ नया देखने को मिला है, मैं आपको बताऊं। इसी को आप ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ बड़े लेवल पे चेंजेस इस बार आप लोगों का हुआ है, राइट। और फिर उसके बाद यहाँ पे फरक्का बैरेज में भी देखो इस बार वैकेंसी आ ही गई है, जिस चीज़ का हालांकि नंबर ऑफ वैकेंसी उतनी नहीं है जितनी हम लोगों का एक्सपेक्टेशंस था, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद अगर वैकेंसी आई तो हम सब लोग चाह रहे थे ना कि अच्छी खासी वैकेंसी। एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में सिविल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है, वैकेंसी टू बी इंटीमेट इन ड्यू कोर्स। मतलब फाइनली बाद में इसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगा कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में कितनी वैकेंसी है। ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा सर, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बात बता दूं तो ये सारा चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे देखो एनटीआरओ में वैकेंसी हमारी टोटल 6 है, तो टोटल आपको 900 के आसपास हमारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा सवाल आप लोगों के मन में बनेगा कि यार एक बार आ जाओ यार सब लोग लाइव, सो दैट कि सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो एज कैलकुलेशंस की डेट होगी वो रेफरेंस डेट क्या होगी, तो 1/8/2024 को एज रेफरेंस डेट माना जाएगा। 1/8/2024। आज हम कौन से महीने में हैं ज़रा बताइएगा? हम जो हैं अब मार्च के महीने में हैं। तो जो एज कैलकुलेशन होगा 1/8/2024 को लेकर के होगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोविजन, ये सारा चीज़। और एक चीज़ याद रखिएगा, फॉर द पोस्ट ऑफ, बहुत सारे पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 30 साल है, मैक्सिमम के लिए है सिर्फ हमारा एक डिपार्टमेंट है सीपीडब्ल्यूडी, जिसमें हमारा अपर एज लिमिट 32 साल है। तो अगर जिस डिपार्टमेंट की एज लिमिट हमारी 30 साल है, आपका डेट ऑफ बर्थ इतने और इतने के बीच में होना चाहिए। और एक चीज़ जिसका 32 साल है यहाँ पे इतने और इतने के बीच में होना चाहिए, मतलब इससे पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक यार ऑब्वियस बात है, इन दोनों का गैप देखोगे तो 30 साल तो 32 साल आ जाएगा, इन दोनों का गैप देखोगे तो 30 साल आ जाएगा, राइट। अब देखो अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, हाँ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, एज रिलैक्सेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD को हमारा 10 साल का, और आपका ये सारा चीज़। तो पूरा वीडियो देखना यार, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को लेकर के आऊँ, और मुझे लग रहा है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं जहाँ तक समझता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस BRO में, मुझे पता है BRO में सिविल की वैकेंसी है, अपर एज लिमिट हमारा कितना है 30 साल है। इसमें आपको डिप्लोमा अथवा बीटेक दोनों एलिजिबल हैं। एक कंडीशन याद रखना, BRO में क्या होता है, डिप्लोमा के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को चाहिए होता है, बीटेक स्टूडेंट्स को किसी भी तरह का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब जो डिप्लोमा या बीटेक जो डिप्लोमा को एक्सपीरियंस चाहिए होता है वो आपको चाहिए प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस, सिविल इंजीनियरिंग वर्क से रिलेटेड होना चाहिए। फिर उसी तरह से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का BRO में, इन डिपार्टमेंट्स में या तो आपने बीटेक कर रखा हो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से तो आप एलिजिबल हो, या आपने डिप्लोमा कर रखा हो लेकिन डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों का है। और किसमें ज़रा देखिए, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस, प्लानिंग, और इसमें अगर आपने वर्क कर रखा है। इसमें बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में बनता है, पता है क्या सर, प्राइवेट सेक्टर का हो या किसी भी सेक्टर का, भाई किसी भी सेक्टर का एक्सपीरियंस हो, बशर्ते इन डिपार्टमेंट्स का हो, और आपके पास सैलरी स्लिप हो या नहीं हो मायने नहीं रखता है। कंपनी आप लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाए, और जब वहाँ पे वेरिफिकेशन हो तो आप कंपनी ये जरूर बोले कि हाँ हमारे यहाँ ये काम किए हैं। यही एक सबसे बड़ा स्टैंडर्ड होता है। बहुत सारे लोग बाद में वीडियो देखेंगे तो ये बात को बोलेंगे, तो मुझे लगा आप लोगों को बता देना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो वो देखो भाई, वो उसका डिसीजन है यार। फिर उसके बाद BRO का हो गया। फिर मैं बात करूं ब्रह्मपुत्र का, तो यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा
सिविल इंजीनियरिंग से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे बीटेक स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं कि नहीं। तो मैं आपको डंके के चोट पे बोल रहा हूँ बेटा कि 100% यहाँ पे बीटेक स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते अपर एज लिमिट 30 साल है। और यहाँ पे सेंट्रल वाटर कमीशन में देखो डिग्री अथवा डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं, सिविल और मैकेनिकल दोनों की वैकेंसी है, अपर एज लिमिट 30 साल है। तो इसमें किसी भी तरह का एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, इसमें ब्रह्मपुत्र वाले में किसी भी तरह का एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा एक बार नोट मार्क कर लो, क्योंकि देखो जब आप मेरे वीडियो को देखने के बाद स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन रह गया ना, तो कोई फायदा नहीं है यार। मेरा पूरा कोशिश होता है कि आपको अब तक का जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को बता सकूं। तो यहां पे देखो सीपीडब्ल्यूडी को लेकर के बहुत ज्यादा अब तक क्वेश्चंस हमारे बच्चे पूछते रहते हैं। देखो यहां पे सीपीडब्ल्यूडी में एक इलेक्ट्रिकल पोस्ट है, इन्होंने भी लिखा इस बार बड़ा मेंशन कर दिया यार, डिप्लोमा इन, देखो पोस्ट भले ही इलेक्ट्रिकल का है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल। अब इसमें जो मेंशन है डिप्लोमा मेंशन है, तो बहुत सारे बीटेक एस्पिरेंट पूछते हैं सर इसमें बीटेक के लोग एलिजिबल हैं कि नहीं। तो 100% एलिजिबल है मेरे भाई, आप इसका चिंता मत करो। हाँ, अपर एज लिमिट इसमें 32 साल है। अब ओबीसी को इसका मतलब 35 साल, एससी और एसटी को अपर एज लिमिट हमारा 37 साल हो जाएगा, राइट। अब मनीष, हाँ ऑब्वियस बात है यार, दीज आर द पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो 100% एसएससी जेई में एलिजिबल हो, उसमें सोचने की क्या बात है यार, है ना। फिर उसके बाद देखो सिविल में सेम चीज आपका वही है कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो अगर आपने बीटेक कर रखा हो तो भी एलिजिबल हो। साथ में आपको मैं बात करूं सेंट्रल वाटर पावर स्टेशन में देखो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, तो इसमें मैकेनिकल एलिजिबल नहीं है, ये चीज याद रखना। और सिविल में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, अपर एज लिमिट इसमें भी 3 साल। जहां जहां यहां पे डिप्लोमा मेंशन है यहां पे भी बीटेक स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, एसएससी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो अगर जेई पोस्ट किसी भी तरह का आता है तो उसमें ग्रेजुएट्स मतलब बीटेक स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे की बात करता हूं थोड़ा सा आप लोगों को। फिर यहां पे देखो DGQA में डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एंड इंश्योरेंस में, नवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मैकेनिकल की जो पोस्ट है इसमें डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड। अब देखो या तो आपने बीटेक कर रखा हो, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा हो मैकेनिकल से तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसी तरह से इलेक्ट्रिकल में भी पोस्ट इसमें है, देखो ध्यान से इलेक्ट्रिकल का भी पोस्ट है, तो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। अब यहां पे देखो सबसे ज्यादा बच्चे पूछेंगे ना कि सर किस तरह का एक्सपीरियंस आप लोगों को होना चाहिए, तो भाई देखो क्वालिटी एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका किसी भी तरह का एक्सपीरियंस है आप एलिजिबल हो इसमें। मैं तो ये बोल रहा हूं कि टीचिंग को छोड़ करके बाकी सब एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे फरक्का बैरेज में नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, बट यहाँ पे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पे सिर्फ फरक्का बैरेज में इलेक्ट्रिकल एंड सिविल की वैकेंसी आई है, तो इसमें भी बीटेक स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। अपर एज लिमिट हमारी कितनी है जरा बताइएगा, 30 साल है। अब कुछ आप लोगों के मन में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में सेम चीज मैंने आपको बता दिया, इसमें डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों एलिजिबल होते हैं, बशर्ते डिप्लोमा को 2 साल का एक्सपीरियंस है। ये अपर एज लिमिट हमारा 30 साल, इसमें भी है आप लोगों का, राइट। हाँ अब उसके बाद हाँ एक चीज याद रखना, तो इसमें जो हमारा एक्सपीरियंस है ये होता है इन डिपार्टमेंट्स में एक्सपीरियंस आपको चाहिए। अब मैं आपकी बात करूंगा एनटीआरओ की बात करूंगा, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ में सिविल इंजीनियरिंग से अगर आपने डिप्लोमा अथवा बीटेक कर रखा है तो एलिजिबल हो, अपर एज लिमिट 30 साल। अब एक जो सबसे ज्यादा सवाल आप लोगों के जहन में बढ़ रहा था, सर सैलरी वगैरह कितनी होती है। मेरे भाई सैलरी के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बताया था, बेसिक पेमेंट 4200 का है, किसी भी सिटी में हो, एक्स सिटी में, वाई सिटी में, जेड सिटी में, हर सिटी में सैलरी वही है। बेसिक पेमेंट हमारा देखो 35,400 हर जगह होगा। बस एक चीज याद रखना, एचआरए हमारा हर सिटी का बदलता रहता है, तो जैसे कि एचआरए हमारा एक्स सिटी थोड़ा सा जो मेट्रो सिटी होती है वहाँ पे 9,558 रुपये, वाई सिटी में 6,372, अब ये हमारा इसमें जेड सिटी में 3,196, मतलब एचआरए की वैल्यू हमारी अलग अलग सिटी में अलग अलग होती है। फिर उसके बाद डीए अलाउंसेस करंट में हमारा हर सिटी में देखो ऑलमोस्ट वही है। फिर उसके बाद ट्रेवल अलाउंसेस थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू मेट्रो सिटी चेंज हो रहा है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होगा कि कौन से कैटेगरी में कौन सी सिटी आएंगी, उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, चिंता मत करो आप लोग, ठीक है। गुड इवनिंग यार अमर टेक्निकल। तो अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बात करूं, ग्रास सैलरी हमारा एक्स सिटी का 63,378, वाई सिटी का हमारा 57,000। देखो 1,000-2,000 ऊपर नीचे हो तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, किसी की सैलरी स्लिप में कुछ चीज़ों का एड ऑन होता है, किसी में डिडक्शन होता है, तो वो सारी चीज़ें, बट इसमें आप लोगों को कुछ कट पीट के आप लोगों को मिलती है, ये चीज़ याद रखिए, क्योंकि भाई टैक्सेस वगैरह तो कटेगा ही कटेगा ना। तो टोटल आपकी सैलरी इतनी बनती है, जो आप लोग क्या कर सकते हो कि भाई ऑब्वियस बात है, अच्छा ये तो
सिर्फ फिक्स सैलरी है जिसका कोई खर्च नहीं करता है। मतलब सरकारी जेई जो बन जाते हैं ना, ये तो एक अमाउंट अकाउंट में एकदम फिक्स होता है, इसको कोई खर्च नहीं करता है। मैं आपको अगेन बताऊं, खर्च कहाँ से होता है मुझे क्या पता यार, आप लोग इस चीज़ को समझिएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के मन में सवाल होगा कि यार 2023 में देखो, हम कट ऑफ सिर्फ 2023 का बेसिस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अप्रॉक्स नंबर ऑफ वैकेंसी 2023 का 24 का बराबर होना है। क्योंकि देखो अभी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की वैकेंसी आएगी तो ऑटोमेटिक ऐड ऑन हो जाएगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो अप्रॉक्स में आपको बोलूँ कि सिविल इंजीनियरिंग को ये रिस्पेक्टेड कैटेगरी में इतने मार्क्स लाना पड़ता है आप लोगों को, बट मैं आपको बोलूं कि 2024 का कट ऑफ कितना जाएगा वो फ्यूचर की बात है। बट हम ये बोल रहे हैं कि हर एक सिविल इंजीनियर्स को अगर एसएससी जेई का प्री निकालना है अच्छे से और मेंस में भी आपको अच्छा खासा मार्क्स लाना है, तो मैं आप एक्सपेक्ट करता हूं कि 130 से कम सोच भी मत सकना, 130 से सोचना भी मत कम, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को मैं बोलूँगा 150 से कम नहीं, अगर आप चाहते हो। हालांकि कट ऑफ का डाटा 2023 का आपके सामने है, आप उससे आइडिया लगा सकते हैं, बट इस बार थोड़ी सी वैकेंसी पहले के कंपैरिजन में कम है। कम का मतलब 150 का मार्जिन होगा, 100-150 का मैक्स, 150 मैक्स टू मैक्स। क्योंकि एमएस में कितनी वैकेंसी आएगी मैं आप लोगों को बता दूं, आईटीआई लगाया हुआ हूं, जैसे जानकारी आएगा मैं आपको साझा कर दूंगा। गुड इवनिंग यार सब लोग, तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं सब लोग, एक बार बताइएगा। तो ये देखो कट ऑफ वगैरह हमारा एक जनरल का 131, ओबीसी का 131, ईडब्ल्यूएस का 125, तो ये आपको कट ऑफ है। अब देखो सबसे ज्यादा सवाल आप लोगों के मन में होगा कि यार जॉब प्रोफाइल क्या है, जॉब प्रोफाइल वगैरह क्या है, एग्जामिनेशंस के पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। ये बहुत बड़ा मैं आपको एक चैलेंज बता रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए मैं चलता हूं आप लोगों के साथ। देखो यहाँ पे एक सेकेंड रुक जाना, मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ वो सारा चीज़ जो मैं दिखाना चाहता हूँ। आपको ये वेबसाइट पे चलना है, क्योंकि ये जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए यार, होनी चाहिए। देखो अब आपको जो भी जानकारी लेना है मैं आपको बता देता हूं, ssc.government.in पे चलना है, और बड़ी व्यवस्थित तरीके से बहुत सारी जानकारी और सस्पेंस, क्योंकि इस समय एसएससी की वेबसाइट पे जो रियल टाइम अपडेट है, पहला नोटिफिकेशन वो यही है, एसएससी जेई का ही है। उसमें आप लोगों को देखो यहाँ पे ये है। अब इसके हम सिलेबस को अगर पढ़ें, इसके सिलेबस को पढ़ें, तो बच्चों को जो सस्पेंस चल रहा था कि यार पेपर 2 कन्वेंशनल होगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। पूरा नोटिफिकेशन हम लोगों ने खंगाल डाला, जो पेपर हमारा पेपर का पैटर्न 2023 में था वही हमारा 2024 में होगा। और ये भी याद रखना आप लोग, ये भी याद रखना, जिस तरह का एग्जामिनेशन का पैटर्न 2023 में है वही 2024 में होगा। CBT 1 होगा, CBT 2 होगा। हाँ, CBT 1 जो होगा वो आपका 200 मार्क्स का, जिसमें 50 क्वेश्चन रीजनिंग का, 50 क्वेश्चन हमारा जनरल अवेयरनेस का। साथ में मैं आपको अगर बात करूं, इसमें टेक्निकल हमारा 100 क्वेश्चन होगा। तो CBT 1 के बारे में अभी जस्ट आप लोगों के सामने पूरा विवरण देने वाला हूं, सो दैट कि आप लोगों के बीच में कोई कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे। ये चीज हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये देखिएगा आप लोगों का वेबसाइट है एसएससी का, हम उस पोर्शन पे चले। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर फाइनल ईयर के लोग फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीज। तो देखो यार, मैंने इस बार जब फॉर्म फिलिंग प्रोसेस की बात अगर आप करोगे ना, तो जब मैं वहां पे जाता हूं तो अपीयरिंग का ऑप्शन आता है, अपीयरिंग का ऑप्शन आता है। तो 1/8/2023 के 2024 के पहले योर रिजल्ट मस्ट बी डिक्लेयर, क्योंकि आप अप्रैल में फॉर्म भर रहे हैं, बट उस पर्टिकुलर डेट के पहले आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। ये चीज याद रखना। अब पहले मैं जिस मुद्दे पे था उस मुद्दे पे आ जाता हूं। तो एजान अगर मैं आपको बात करूंगा सिलेबस वगैरह की बात, तो वो बहुत जरूरी है आप लोगों को जानकारी साझा करना। और एक, क्योंकि देखो बच्चे हमसे पूछेंगे कि फाइनल ईयर के लोग एलिजिबल हैं कि नहीं, तो इस बार उसमें ऑप्शन में आ रहा है, तो फाइनल ईयर के लोग एलिजिबल। एक सवाल मन में आपको आएगा ये कि सर कौन सा परसेंटेज, तो अब तक का जो हमारा एवरेज है वही परसेंटेज आप लोगों को डालना है। तो ये भी आप लोगों को दिमाग में मतलब दिमाग से निकाल देना है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न की बात अगर मैं करूं, तो ये सारा चीज मैं आप लोगों को 1 सेकेंड में बता रहा हूं बेटा, जस्ट 1 मिनट, सो दैट कि आप लोगों के मन में एकदम 1 सेकेंड बेटा। बस 1 सेकेंड रहो, हमें थोड़ा सा समय दे दो, तो सो दैट कि मैं देखो ये देखो सिलेबस चल रहा था, एग्जामिनेशन पैटर्न भी आप लोगों का आ जाए। हालांकि एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हमारे जेन्युइन रेगुलर कंसर्निंग बच्चे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनको इतनी बार हम लोगों ने इस चीज को बताया है ना कि वो तो दिमाग में उनके एकदम बैठ गया है, कुछ भी कर दो। ये देखो एग्जामिनेशन का पैटर्न है। देखो आपको भी पता है कि पहला पेपर में आपको CBT 1 200 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन का रीजनिंग, 50 क्वेश्चन का GA, और दूसरा हमारा पेपर आपका है
और इसमें हमारा 2 पार्ट में होता है, एक टेक्निकल पार्ट, एक नॉन टेक्निकल। इसमें याद रखना आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच का ही पूछा जाएगा। कौन सा ब्रांच का है। 2 घंटे के पेपर होगा, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। कितने की? 1/4 की। कितना जाना होता है मैंने आपको टारगेट भी बता दिया है ना। अब जो हमारा CBT 2 है, अब देखो जो हमारा पेपर कन्वेंशनल होता है, इसके पहले हमारा ऑब्जेक्टिव, सॉरी अब हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, इसके पहले हमारा 2022 में 21 में कन्वेंशनल हुआ करता था। नाउ द हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। बच्चों पूरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मुझे पता है, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है। अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करना। पूरी प्रयास रहती है कि हर एक बच्चों के हर एक डाउट को दिया जाए कंप्लीट। तो यहाँ पे पेपर 2 देखो आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच का होगा। एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। प्योरली आपका टेक्निकल आएगा। मेरिट जो बनेगा पेपर 1 पेपर 2 दोनों के बेसिस पे बनेगा। ऐसा नहीं कि पेपर 1 के बेसिस पे नहीं बनेगा। हाँ, ये एक सवाल जरूर आप लोगों के मन में बनेगा, जो आपको बता दूं कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों हमारा अलग अलग डेट पे होता है। पेपर 1 की मेरिट बनती है, फाइनल रिजल्ट निकलता है, फिर पेपर 2 का डेट दिया जाता है। अब यहां पे देखो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, ये आपको सिलेबस में मेंशन है। वर्बल और नॉन वर्बल बहुत सारा चीज़ इसमें आता है। और उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के मन में सवाल होगा कि सर रीजनिंग में कहाँ से पढ़ें। तो रीजनिंग का एक डिटेल वीडियो भी आ जाएगा, बट इतना याद रखना, नंबर सीरीज, कोडिंग सिस्टम, डिकोडिंग सिस्टम, मिरर इमेज, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और सिलॉज, ये सारे टॉपिक से अक्सर करके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। तो मेक श्योर कि आप लोग उस पर बहुत एक तगड़ा कमांड बनाएं। साथ में अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का रिस्पेक्टेड ब्रांच का सिलेबस होता है। यहां पे सबसे ज्यादा बच्चों, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, बच्चों से गलती क्या होती है कि वो पेपर 1 की जब तैयारी करते हैं तो एग्जैक्ट क्या होता है कि उन्होंने ये वाला सिलेबस को फॉलो करना शुरू कर दिया। भाई देखो आपका पार्ट ए में सिविल इंजीनियरिंग के यहाँ पे तो बस सब्जेक्ट के नाम मेंशन है, तो आपको कैसे पता कि इस सब्जेक्ट में क्या आएगा, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में क्या आएगा। भाई ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में एग्जैक्ट, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि पार्ट ए CBT 1 के पार्ट ए में बहुत सारे सब्जेक्ट के नाम मेंशन कर दिए। तो मेरा यहाँ पे जेन्युइन सलाह है कि आपको CBT 1 की भी तैयारी करना है ना, तो आपको जो सिलेबस फॉलो करना है, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल, चाहे इलेक्ट्रिकल, उसमें आपको सिलेबस फॉलो करना है पेपर 2 का। ये जो पेपर 2 है ना, उसमें जो जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, जो जो टॉपिक मेंशन है, वही आपको पढ़ना है। क्योंकि अगर आप इस बात को समझ करके अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप सही दिशा में कर रहे हैं। ये मेरा एक जेन्युइन सलाह है आप लोगों को। तो अब देखो यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन एंड कास्टिंग, ये सिविल का सिलेबस है, और ये आपको सर्वेइंग है, ये सॉइल मैकेनिक्स है, ये आपका हाइड्रोलिक है, इरिगेशन है, और आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, सर्वे है, और इन्वायरमेंट। बहुत देख रहे हो CBT 2 के सिलेबस में कितना ब्रॉडर दिया हुआ है, और इसी सिलेबस से CBT 1 में पेपर में आपका क्वेश्चन आता है। तो ये इतना डेप्थ में जाकर के पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोगों का सिलेक्शन होगा। हाय बेटा, तो ये चीज एक पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग नोट नहीं करोगे तो यही सारी चीजें वहां पे गड़बड़ हो जाती हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अवेयर होते हैं, बहुत सारे बच्चे अवेयर नहीं होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर कोई इसका अपने अंदर अवेयरनेस रखे, राइट। तो ये है आपका पूरा का पूरा। अब फिर मैकेनिकल का सिलेबस आप लोगों को पता है, थ्योरी ऑफ मशीन डिजाइन, थर्मल इंजीनियरिंग में थर्मोडायनेमिक्स, IC RAC, सारी सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। मैं आप लोगों को हट जा रहा हूँ, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी दे सकते हो, हालांकि नोटिफिकेशन में ही सारा चीज़ दिया हुआ है। तो देर किस बात की यार, जाओ उसको देखो और करो अपना, ठीक है। चलो बेटा, तो ये आप लोगों का पूरा वीडियो था। उम्मीद करते हैं जो काम की चीज़ है मैंने आप लोगों को बता दिया। अब कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे बता दो एक बार। तो हमने जो कमिटमेंट किया था ना कि A to Z, और गाइज अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने लोगों तक, और कमेंट एंड सब्सक्राइब। किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट करिएगा, और आपको किसी भी तरह का हेल्प की ज़रूरत है और हर रेगुलर क्लास की ज़रूरत है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और वीडियो बिना लाइक किए तो जाना मत सब लोग। और एक चीज़ याद रखना, हाँ अगर आपको इस समय प्रिपरेशंस करनी है तो सिविल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के महापैक पे 81% का डिस्काउंट चल रहा है इस कूपन कोड से। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड Y201 है, क्योंकि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और हम अब प्रिपरेशंस नहीं करेंगे तो कब करेंगे भैया। और हमें पता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी उतना एक्सपेक्टेड जितना आना चाहिए उतना नहीं है, तो कंपटीशन आपका ठीक ठाक देखने को मिलेगा। तो भारी जब कंपटीशन होता है तो हमें अपनी प्रिपरेशंस को अगर
x स्पीड से कर रहे हैं तो हमें 3x करना पड़ेगा। और इस समय कितने का, 1724 रुपए का है, जिसमें आपको एसएससी के भी बैच मिल और डबल वैलिडिटी देख रहे हो, 2 साल के लिए आपको मिल जाएगा। तो इससे सस्ता क्या ही होगा बेटा। और ये चीज लिमिटेड समय के लिए है, नहीं यही 1 साल के लिए 3100 रुपए मिलता है, 2 साल के लिए आपको कितने में जरा बताइएगा, 1724 में, जिसमें ये सारे एसएससी के बैचेस वगैरह मिल जाएंगे और आरआरबी जेई के, एएलपी के, टेक्नीशियन के और जितने भी बैचेस 2 साल के लिए आएंगे सब मिल जाएंगे। तो होप कि ये वाला ऑफर ग्रैब कर लेना। हालांकि चाहो तो एसएससी जेई के भी बैच सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की ज्वाइन कर सकते हो इसी कूपन कोड से 1465 रुपए में। अगर आपकी चॉइस सिर्फ एसएससी जेई है तो आप 300 रुपए कम में ज्वाइन करें। लेकिन मैं आप लोगों को ऑलवेज सजेस्ट करूंगा, आज के दिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वाला महापेक ज्वाइन कर देना, क्योंकि वो भी बैच मिलेगा, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब कुछ मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इंडिया का सबसे बड़ा ब्रेन इसमें पढ़ेगा जो हमारा लगातार टॉपर्स प्रोड्यूस कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो चलो थैंक यू। और कूपन कोड याद रखना, ज्वाइन करते समय Y201 चूज करना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, और साथ में प्रॉपर मेंटरशिप में मेरे रहोगे। ठीक है, थैंक यू। और सारे बैचेस